हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ECI साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का 6th चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक और उसका भाग ऑक्सीकरण, अपचयन तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो या विद्युत ऋणी तत्व का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, धनावेश में वृद्धि हो या ऋणावेश में कमी हो, ये कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी इनमें से कोई भी अगर एक चीज हो रही है तो अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया देखते हैं, जैसे 2Mg + O2 इज इक्वल टू 2MgO। तो यहां पे मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं ये क्या अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सल्फर S + O2 इज इक्वल टू SO2, तो इस सल्फर के अंदर किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो अपन कह सकते हैं कि यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर दूसरा है 2H2S + O2 इज इक्वल टू 2H2O + 2S। यहां पे हो रहा हाइड्रोजन का निष्कासन। देख सकते हैं H2S से हाइड्रोजन निकल गई और क्या बच गया, सल्फर। इस H2S से हाइड्रोजन निकल गई और बच गया सल्फर, यानी इस H2S का किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, सल्फर के अंदर। फिर आता है 2Ki + Cl2 2KCl + I2। तो यहाँ पे आयोडीन से ये विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व कौन से होते हैं, ऐसे तत्व जो कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो पोटेशियम के ऊपर क्या आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है, यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति है। तो ये पोटेशियम इस आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड से निकल जाता है, तो आयोडीन का क्या हो जाएगा फिर, ऑक्सीकरण। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई विद्युत धनी तत्व का अगर निष्कासन हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। फिर देंगे विद्युत धनी तत्व दूसरा H2S + Cl2। तो यहाँ पे विद्युत धनी तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन का निष्कासन किससे हो जाए, H2S से, तो ये भी क्या कहलाता है, सल्फर का ऑक्सीकरण। तो ये सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर आता है विद्युत ऋणी तत्व का योग। तो विद्युत ऋणी, मैग्नीशियम के अंदर ये क्लोरीन जुड़ जाता है, तो क्लोरीन कैसा तत्व है, विद्युत ऋणी। क्लोरीन की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जबकि विद्युत धनी तत्व की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है, यानी विद्युत ऋणी तत्व जब दूसरे किसी तत्व के साथ जुड़ जाएगा तो उस तत्व का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है। फिर देखें सोडियम, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग जहां भी होगा तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हुआ है। तो सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। फिर Fe+2 और Fe+3। तो Fe+2 किस में बदल गया, Fe+3 में। +2 का मतलब है कि Fe में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। यहाँ पे Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग के क्या बना लिया, Fe+3, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इससे क्या हुआ, धनावेश में वृद्धि। क्या हुआ, धनावेश में वृद्धि। धनावेश में जब भी वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। फिर आता है क्लोरीन Cl-, तो दो क्लोरीन है, एक क्लोराइड आयन है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, यानी एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग की ये अणु बना लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, या कह सकते हैं कि इस ऋणावेश में क्या हो गई, कमी। यहाँ पे ऋणावेश -1 था, यहाँ पे 0 हो गया, तो -1 से 0, यानी ऋणावेश में हुई कमी। तो जब भी ऋणावेश में होगी कमी तो क्या कहेंगे, हमें ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं हैं। ऑक्सीकरण की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए
कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के संयोग के आधार पर ऑक्सीजन की परिभाषा दीजिए, तो आप परिभाषा लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपसे कहा जाए हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा दीजिए हाइड्रोजन के, तो अपन कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं जो है अलग अलग अपन दे सकते हैं। तो अगर आपको एक ही परिभाषा पूछी जाती है कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, तो ऑक्सीकरण में लिखेंगे आप ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो या विद्युत ऋणी तत्व का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश में वृद्धि हो या ऋणावेश में कमी हो, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और उसके बाद में इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई ऑक्सीकरण की परिभाषा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अपचयन की परिभाषा। अब देखते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो या हाइड्रोजन का योग हो या विद्युत धनी तत्व का योग हो या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या धनावेश में कमी हो या ऋणावेश में वृद्धि हो, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसके लिए क्या करें आप, केवल एक अभिक्रिया ध्यान रखें, ऑक्सीकरण, और जहां जहां पे हमने योग लिखा वहां निष्कासन लिख दें और जहां पे निष्कासन लिखा वहां योग कर दे, जहां पे ग्रहण किया वहां त्याग कर दे, जहां पे धनावेश में वृद्धि है तो यहाँ पे धनावेश में कमी कर दें, है ना, वहां पे ऋणावेश में कमी है तो यहाँ पे ऋणावेश में वृद्धि कर दें। तो इस तरीके से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक ही अभिक्रिया ध्यान रखेंगे, कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं, इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल समझते हैं। 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन, और इस पोटेशियम क्लोरेट से ये ऑक्सीजन निकल गई, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फिर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई तो इस मैग्नीशियम का क्या हो गया, अपचयन, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाएगा, अपचयन। फिर आते हैं हाइड्रोजन का योग। तो इस एथीन के अणु में, ये एथीन कहलाता है, एथीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यानी हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, बना देगा एथेन। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हमें, अपचयन अभिक्रिया। फिर H2 प्लस Cl2, इस Cl2 के अंदर ये हाइड्रोजन जुड़ गई, Cl2 में क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग, और बन गया 2HCl। तो यह अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। फिर देखते हैं विद्युत धनी तत्व का योग। विद्युत धनी तत्व वही जिनके ऊपर धनावेश होता है या जिनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो मैग्नीशियम का योग किसमें, क्लोरीन के अंदर, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्लोरीन का क्या हो गया, अपचयन। फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। तो यहाँ पे FeCl3 है यानी 3 क्लोराइड आयन है, फेरिक क्लोराइड कहते हैं इसको, और यहाँ पे बन गया फेरस क्लोराइड यानी 2 ही क्लोराइड आयन है, एक क्लोरीन इससे निकल जाता है यानी विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो गया। और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन। फिर नेक्स्ट देखें, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लिया क्लोराइड आयन, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, अपचयन। फिर मैग्नीज ऑक्साइड है जो इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन। तो ये परमैग्नेट आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो MnO4-2 बना लेता है, यानी क्या होगी, ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि क्या कहलाएगी, अपचयन। फिर है मैग्नीशियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है मैग्नीशियम तत्व, तो ये भी क्या कहलाता है, मैग्नीशियम का अपचयन। तो ये है अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण हो और दूसरे तत्व का अपचयन हो, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलें तो वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है, केवल उसमें उसके साथ साथ उसमें किसी दूसरे तत्व का क्या होता है,
अपचयन भी होता है। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर अपन देखें तो Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2, ये अपने पास एक अभिक्रिया है। उससे पहले अपन देख लें कि किसी भी यौगिक कह लो, यौगिक क्या होता है जिसमें दो या दो से अलग अधिक प्रकार के जो परमाणु हैं वो मिलकर के एक निश्चित अनुपात में संयोग करके और यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक को कह लो या किसी अणु में कह लो या किसी तत्व में, इन पे कुल आवेश कितना होता है? शून्य। कुल आवेश कितना होता है इन पे? शून्य होता है। तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये तत्व है और ये यौगिक है। तो यौगिक पे कुल आवेश 0 होता है, लेकिन तत्वों पे अलग अलग तत्वों पे अलग अलग आवेश होता है। लेकिन अगर बात करें तत्व की तो तत्व रूप में इस पे आवेश 0। अगर ये मान लो अणु रहेगा, जैसे Cl2 अणु रहे तो Cl2 में कुल आवेश भी 0 होता है इस पे, और प्रत्येक में क्लोरीन पे भी आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो यौगिक में कह लो, अणु में कह लो या तत्व पे कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद देखते हैं आगे Fe2O3 है। Fe2O3 हमें पता है कि ऑक्साइड, ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड में O पे ऑक्सीजन पे कितना आवेश होता है? -2। तो इस पे ऑक्सीजन पे -2 है, एक ऑक्सीजन पे कितना है? -2। तो 3 ऑक्सीजन पे कितना होगा? 3 ऑक्सीजन पे -6, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 ऑक्सीजन पे -6, तो 2 Fe मिलके इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि Fe2O3 पे कुल आवेश कितना है? 0। कोई मूलक नहीं है ये। अगर मान लो मूलक होता जैसे SO4 -2 होता तो इस पे कुल आवेश कितना है? 2 लेकिन मान लो H2SO4 है तो इस पे कुल आवेश कितना है? 0। तो कुल आवेश इस पे भी 0 है। तो 3 ऑक्सीजन पे -6 है, तो 2 Fe पे कितना होना चाहिए कि 0 हो जाए? तो 2 Fe पे होगा +6। 2 Fe पे +6 है तो 1 Fe पे कितना होगा? +3। ठीक है। अब यहां पे देखें ऑक्साइड में वही -2, ऑक्साइड में कितना? -2, तो कार्बन में कितना होना चाहिए? +2। ऐसे ही इधर Fe तत्व रूप में है इसलिए इस पे आवेश 0, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन पे -2, ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2, 2 पे -4, तो कार्बन पे कितना होगा? +4। अब Fe +3 से हुआ 0, +3 से 0, और कार्बन जो है +2 से हुआ +4। Fe +3 से 0, तो Fe +3 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Fe +3, तो +3 से हुआ 0, तो धनावेश में क्या हुई? कमी। धनावेश में कमी हो गई तो इसको कहेंगे हमें अपचयन। यहाँ पे कार्बन जो है वो +2 से कितना हुआ? +4, यानी धनावेश में वृद्धि, और जब भी धनावेश में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इस अभिक्रिया में Fe +3 का Fe में अपचयन तथा C+2 का C+4 यानी CO का CO2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसको ऐसे लिख दें अपने, CO का CO2 में ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है इस अभिक्रिया में और अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कोई भी अभिक्रिया अकेली ऑक्सीकरण नहीं होती, कोई भी अभिक्रिया अकेली अपचयन नहीं होती, क्योंकि अगर एक तत्व जो है, इस आयरन ने +3 था इस पे आवेश, +3 का मतलब होता है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे पूरी हो गई, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ से किए? जब किसी ने त्यागे होंगे तब इसने ग्रहण किए होंगे। तो त्यागे किसने? इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कार्बन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब एक कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 3 कार्बन ने 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और 6 इलेक्ट्रॉन किसने? 2 Fe ने मिलकर ग्रहण कर लिए और क्या बना दिया? Fe आयरन।
तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि किसी एक तत्व ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो उसका तो हो गया ऑक्सीकरण, और जिस तत्व ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उसका हो गया अपचयन। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर एक तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे एक तत्व का हो जाता है ऑक्सीकरण और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका हो जाता है अपचयन। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया के, जैसे एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखेंगे जिंक तत्व रूप में है, आवेश 0, यहाँ पे कॉपर तत्व रूप में आवेश 0, ये यौगिक है तो सल्फेट आयन पे हमें पता है कितना आवेश होता है -2, तो कॉपर पे इसको 0 करने के लिए कितना होना चाहिए? +2, तो इस टोटल जो हुआ कितना हुआ? 0। यहाँ पे सल्फेट पे -2 तो जिंक पे +2। अब जिंक जो है, जिंक गया 0 से +2, यानी जिंक के धनावेश में क्या हुई? वृद्धि, और धनावेश में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो जिंक का हुआ ऑक्सीकरण। और कॉपर के धनावेश में देखो, कॉपर के धनावेश में हुई कमी, तो ये कहलाएगा अपचयन, यानी कॉपर का हुआ अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, एक जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने ग्रहण कर लिया? कॉपर ने, और कॉपर निक्षेपित हो गया। यानी एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से किसका अपचयन हो गया? किसका अपचयन हो गया? कॉपर का। इसलिए जिंक क्या कहलाता है? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। यानी इलेक्ट्रॉन दाता जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपचायक। और इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होंगे वो कहलाएंगे ऑक्सीकारक। इसको भी समझते हैं कि कैसे ऑक्सीकारक होगा। तो देखें यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे, उनको कॉपर ने ग्रहण कर लिया, तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन। यानी जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर का अपचयन। तो जिंक क्या कहलाया? अपचायक। यानी इलेक्ट्रॉन दाता जो होंगे वो अपचायक होंगे। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता तो जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। तो किसकी वजह से जिंक का ऑक्सीकरण हुआ? कॉपर की वजह से। कॉपर की वजह से जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और इस वजह से जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इसलिए जिंक क्या कहलाता है? जिंक क्या कहलाता है? अपचायक। और कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ये है ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन दाता अपचायक और इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर, जितने एग्जाम्पल जो अपन ने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर लिए उन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। 2Mg + O2 = 2MgO। इसको देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो तत्व के रूप में है, तत्व पे आवेश 0, ऑक्सीजन अणु है तो कुल आवेश 0, और प्रत्येक परमाणु के ऊपर भी आवेश कितना होता है? 0। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे आवेश होता है -2, तो मैग्नीशियम पे इसको बैलेंस करने के लिए कितना होना चाहिए? +2। तो मैग्नीशियम 0 से पहुंचा +2 में, तो मैग्नीशियम पे धनावेश में क्या हुई? वृद्धि, इसलिए इस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन 0 से पहुंचा -2 में, यानी ऋणावेश में वृद्धि, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीकरण का अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन। अब मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दाता क्या होंगे? अपचायक। इलेक्ट्रॉन दाता क्या होंगे? अपचायक। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे वो क्या होंगे? ऑक्सीकारक। क्या होंगे? ऑक्सीकारक। तो ये मैग्नीशियम जो है वो अपचायक का काम करेगा, और ऑक्सीजन है ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके बना रहे हैं लवण और जल। जैसे हमारे पास अम्ल है HCl और क्षार है NaOH, ये क्रिया करके बना रहे हैं अपने पास NaCl प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में HCl ने क्या दिए H प्लस, NaOH ने क्या दिए OH माइनस। ये H प्लस और OH माइनस दोनों जुड़ करके इन्होंने क्या बना दिया H2O, और ये Na और Cl ने मिलके क्या बना दिया NaCl। तो अगर हम अभिक्रिया कराएं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो हमारे पास जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण, और बन जाएगा जल। जैसे एग्जाम्पल प्रबल अम्ल है HCl, प्रबल क्षार है NaOH, इनकी क्रिया से बना NaCl प्लस जल H2O। यहाँ पर प्रबल अम्ल के समान मात्रा ली अपने, समान मोल लिए, समान सांद्रता इसकी ली, और प्रबल क्षार की भी अपन ने समान सांद्रता ली। अगर दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो प्रबल अम्ल के क्या गुण होते हैं कि प्रबल अम्ल या कह लो या प्रबल क्षार कह लो, वो पूरी तरीके से वियोजित हो जाएंगे। वियोजित हो जाएंगे यानी अवियोजित अवस्था में पड़े हुए नहीं रहेंगे। तो H प्लस और OH माइनस ये देगा H प्लस और ये देगा OH माइनस। ये H प्लस और OH माइनस जुड़ करके क्या बना देंगे H2O बना देंगे। अब दोनों प्रबल है तो मान लीजिए कि इस HCl ने 1000 H प्लस दिए और NaOH भी कितना देगा अगर समान मात्रा है और प्रबल है, तो इसलिए इसने दिए 1000 OH माइनस। तो यहाँ पे अपने पास बन गए 1000 जल के अणु। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब संपन्न हो जाएगी उसके पश्चात ना तो विलयन में H प्लस रहेंगे मुक्त अवस्था में, ना ही OH माइनस बचे, यानी विलयन के अंदर ना तो H प्लस बचते हैं और ना ही OH माइनस बचते हैं। तो जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण की क्रिया के पश्चात विलयन में H प्लस कोई भी मुक्त H प्लस या मुक्त OH माइनस आयन शेष नहीं रहता, इसलिए विलयन की जो pH है वो कितनी हो जाएगी pH 7, या कहे विलयन कैसा होगा उदासीन होगा। अब अगर हम अभिक्रिया कराएं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की, तो हम अभिक्रिया कराते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, इससे बनेगा अम्लीय लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल है हमारे पास जैसे HCl और इसके साथ अभिक्रिया कराएं दुर्बल क्षार NH4OH, तो अम्लीय लवण बनेगा NH4Cl प्लस H2O। अब ये अम्लीय क्यों हुआ? अम्लीय है तो pH 7 से कम होगी। तो इसको देखते हैं। पर अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल प्रबल है, तो प्रबल अम्ल तो ये क्या होगा पूर्णतया वियोजित। पूर्णतया वियोजित से मतलब है कि जितनी मात्रा हम HCl की ले रहे हैं उतनी NH4OH की ले रहे हैं, तो जितनी इसकी ली उतनी इसकी ले, दोनों की समान मात्रा ले, ये पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि इसने तो दे दिए 1000 H प्लस, लेकिन NH4OH दुर्बल होने की वजह से पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता।
कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में रह जाता है, यानी इतने OH माइनस नहीं दे पाएगा। तो मान लो इसने दिए 200 OH माइनस। अब ये 1000 H प्लस और 200 OH माइनस जुड़ करके कितने जल के अणु बनाएंगे? 200 जल के अणु बना दिए। वो कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि ये H प्लस तो ये कैप है और जो पेन है वो हमारे पास में OH माइनस है, तो पेन हमारे पास में जो है वो 200 ही है और केप हमारे पास में 1000 है। अब मुझे मान लो कि केप वाले पेन बनाने हैं तो कितने बनेंगे? ये 200 ही तो बना पाएंगे हम, 200 जल के अणु। तो विलयन के अंदर कितने H प्लस शेष रह जाएंगे? यहाँ पे 800 H प्लस शेष रह जाएंगे उदासीनीकरण की क्रिया के पश्चात भी। ये एग्जाम्पल जो है आपको समझाने के लिए लिया है। तो विलयन में H प्लस 800 रह जाएंगे, ये H प्लस विलयन में बच गए, तो H प्लस पीएच को किधर लेके जाएंगे? हम पीएच को H प्लस जो है वो 7 से नीचे लाएंगे। अगर H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच घटेगी, यानी पीएच हो जाएगी 7 से कम, तो यानी अम्लीय लवण होगा। कैसे? दोबारा से देखते हैं एक बार। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अम्लीय लवण और जल मिलते हैं। जैसे प्रबल अम्ल HCl, दुर्बल क्षार है NH4OH, अम्लीय लवण NH4Cl, जल है H2O। प्रबल अम्ल पूर्णतया वियोजित हो जाता है जबकि दुर्बल क्षार पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाता। इस कारण उदासीनीकरण की अभिक्रिया के पश्चात भी विलयन में मुक्त अवस्था में H प्लस आयन शेष रह जाते हैं, जिससे विलयन की पीएच 7 से कम हो जाती है, अर्थात अम्लीय लवण अम्लीय होगा। फिर दूसरा देखते हैं अपन। जैसे हमने लिया नेक्स्ट दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, इससे बना क्षारीय लवण प्लस जल, क्षारीय लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल लेते हैं जैसे CH3COOH प्लस प्रबल क्षार NaOH इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। अब इस अभिक्रिया में दोनों की अगर हम समान मात्रा लेते हैं, समान मात्रा में लेने पर दुर्बल अम्ल पूर्णतया वियोजित नहीं होगा। तो पूर्णतया वियोजित नहीं होगा तो मान लीजिए इसने 200 H प्लस दिए, पूरे तरीके से ये CH3COO माइनस और H प्लस में नहीं टूटेगा, तो कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में रह जाएगा, यानी इसने 200 H प्लस दिए ऐसे मान लेते हैं इतनी मात्रा में, और इतनी मात्रा के अंदर NaOH तो प्रबल है इसलिए पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा, यानी इसने 1000 OH माइनस दिए। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो अपने पास बन गए 200 H2O, यानी इनके 200 तो काम आ गए और बच गए कितने? 800 OH माइनस। तो यहां से अब अपन देख सकते हैं कि जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की बराबर मात्रा ली जाती है या बराबर सांद्रता ली जाती है तो दुर्बल अम्ल पूर्णतया वियोजित नहीं होते, विलयन में कुछ अवस्था में कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में रह जाते हैं, और प्रबल क्षार पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। इससे उदासीनीकरण की अभिक्रिया के पश्चात भी विलयन में मुक्त OH माइनस शेष रह जाते हैं, जिससे विलयन की पीएच जो होती है वो 7 से अधिक हो जाती है। तो ये OH माइनस पीएच को जब OH माइनस के आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, इसका मतलब H प्लस की सांद्रता घटेगी, और H प्लस की सांद्रता घटेगी तो पीएच का मान बढ़ेगा, तो पीएच हो जाएगी 7 से ज्यादा। तो क्यों हुई पीएच 7 से ज्यादा? क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है दोनों की बराबर मात्रा लेकर के या बराबर सांद्रता वाले, तो दुर्बल अम्ल पूर्णतया वियोजित नहीं होता जबकि प्रबल क्षार पूर्णतया वियोजित हो जाता है। इस कारण उदासीनीकरण की अभिक्रिया के पश्चात भी विलयन में मुक्त OH माइनस आयन शेष रह जाते हैं, जिससे विलयन की पीएच 7 से अधिक हो जाती है। तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया।